नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे इसके इसके अध्याय तथा इनकी धाराओं के बारे में। यानी 19 अध्याय और 271 धाराएं, इन सभी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि इसके पहले अध्याय में क्या दिया हुआ है, कितनी धाराएं, पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 1 जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उसका जो अध्याय 1 है जिसे कि प्रारंभिकी कहा जाता है और इसमें धारा है 1 से लेके 3 तक, यानी 1, 2, 3 धाराएं हैं अध्याय 1 में। अब हम जानेंगे आगे कि ये जो 3 अध्याय हैं इसमें 3 धाराएं हैं, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले है धारा 1। धारा 1 जो है इसमें बताया गया है इसका संक्षिप्त नाम एवं प्रसार, यानी ये जो CNT एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ये इसका संक्षिप्त नाम हुआ जो किस में दिया हुआ है। तो ये धारा 1 अध्याय 1 के धारा 1 में दिया हुआ है। इसका संक्षिप्त नाम जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। फिर है कि इसमें संक्षिप्त नाम के साथ साथ क्या दिया हुआ है, प्रसार दिया हुआ है, यानी ये किन किन क्षेत्रों में इसका प्रसार है। तो इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में होगा, ऐसा दिया गया था CNT एक्ट के धारा 1 में। संक्षिप्त नाम के साथ साथ इसका प्रसार, यानी ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में इसका प्रसार होगा, ये बताया गया था CNT एक्ट के धारा 1 में। अब है धारा 2। धारा 2 क्या है, तो इसमें निरसन दिया हुआ है। निरसन क्या है, तो अनुसूची क में निर्दिष्ट अधिनियमों और अधिसूचना को छोटा नागपुर प्रमंडल में निश्चित किया जाता है। यानी कि जो अनुसूची क बनाया गया है, तो अनुसूची क में निर्दिष्ट अधिनियम, यानी जहां छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, तो ऐसा नहीं था कि वहां पहले कोई और नियम लागू नहीं थे। तो जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया तो जो पिछला नियम और कानून जो वहां पे चल रहे थे उसे निरसित किया जाता है। ये दिया गया है किसमें, तो अनुसूची क में, यानी पहले के जितने भी नियम कानून वहां जो चल रहे थे उसे हटाया जाता है या निरसित किया जाता है। ये किस में दिया हुआ है, तो ये धारा 2 का अनुसूची क में दिया गया है। अब है कि अनुसूची ख, इसमें निर्दिष्ट अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिंहभूम के पटमदा, ईचागढ़ एवं चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है। अनुसूची ख में क्या दिया हुआ है कि जो भी पहले के नियम कानून थे उसे धनबाद जिले में तथा सिंहभूम के पटमदा, ईचागढ़ एवं चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है। तो जो नियम कानून वहां पे लागू थे पहले से, उन नियमों को धनबाद जिले में तथा सिंहभूम के पटमदा, ईचागढ़ एवं जो चांडिल थाना है वहां निरसित किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा 2 में क्या दिया गया है। तो धारा 2 में निरसन का प्रावधान है, यानी जो निर्दिष्ट नियम कानून या अधिनियम है, जो पहले से लागू नियम या कानून थे, वो काश्तकारी अधिनियम के आने के बाद उन नियम कानूनों को निरसित कर दिया गया है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया गया है धारा 2 में। यानी ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निरसन किस धारा में दिया गया है और किस अध्याय से है। तो धारा अध्याय 1 और धारा 2, यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ निरसन दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 में क्या है, तो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अब ये परिभाषाएं किसकी हैं, तो ये जो CNT एक्ट 1908 है, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए, जो शब्द यूज किए, वो बहुत ही टिपिकल है। एक आम आदमी उन शब्दों का सही मीनिंग जो है वो नहीं समझ पाता है, और ये चीज़ की जानकारी उस समय जब ये अधिनियम बना था उस समय के लोगों को भी था। इसी वजह से इसमें
परिभाषा करके अध्याय 3 में परिभाषाएं दी गई, यानी जितने भी टिपिकल वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, जो जब हम CNT एक्ट का आगे का डिटेल हम जब जानेंगे तो उसमें जो वर्ड्स आएंगे उसकी परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि उन कठिन शब्दों का मतलब बताया गया है कि उन कठिन शब्दों का क्या मीनिंग निकलता है। तो उन परिभाषाओं को दिया गया है धारा 3 में। अब हम जानेंगे कि वे कठिन कठिन शब्द कौन से हैं जो कि हम आगे फेस करेंगे, यानी आगे चैप्टर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम उनके बारे में जान लेते हैं कि उसे क्या कहा जाता, उन कठिन जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता था या वो किसके लिए वो प्रयोग हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द है कृषि वर्ष। ये कृषि वर्ष क्या होता है? तो वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। तो ये जो कृषि वर्ष है इसमें क्या है कि ये वह वर्ष है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित है, यानी कि अगर कोई एरिया कृषि कार्य जहाँ होता है वहाँ पर उसके लिए जो स्थानीय उस एरिया में वो जो समय, यानी कि अगर हम 1 साल का जो समय है उसे कृषि वर्ष के नाम से जाना जाता है। जब मान लेते हैं कि अगर कहीं 1 जनवरी से शुरू हुआ है तो वो 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसे एक कृषि वर्ष कहा जाएगा किसी खास एरिया के लिए, यानी कि हर एरिया का, यानी कि जो जलवायु है उसके हिसाब से कृषि वर्ष जो है वो अलग अलग तय किया गया है और ये एरिया वाइज है, यानी स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से ये वर्ष जो है वो तय किया जाता है। तो 1 साल में जो कृषि की जाती है उस 1 साल को कृषि वर्ष कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है भूगत बंध बंधक। अब है भूगत बंध बंधक। ये क्या होता है? तो किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण कि उस पर ब्याजों के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। तो ये भूगत बंध क्या है कि किसी काश्तकार यानी जो भूधारक है उसके हित का उसकी काश्तकारी से उधार, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन है वो अगर अपनी जमीन पे किसी प्रकार का ऋण लेता है भुगतान को बंधक रखने हेतु, यानी किसी अपनी जमीन को गिरवी रख के या बंधक रख के उस पर अगर कोई ऋण लेता है तो उस पर जो ब्याज के साथ जो है उधार बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। तो क्या है कि जिसने ऋण लिया है अपनी जमीन पे, तो जब तक वो ऋण चुकाता नहीं है तब तक उस जमीन से जितने भी फायदे होंगे उससे उस काश्तकार को वंचित रखा जाएगा। यानी मान लीजिए कि मेरे पास एक जमीन है और मैंने उस पर से एक लोन उठा लिया, तो वो जो जमीन मैंने जिसके पास गिरवी रखी है अब वो चूंकि मैं उसे उसका कर चुकाऊंगी और जब तक मैं उसे छुड़वा ना लूं तब तक उस जमीन से जितने भी फायदे होंगे, या मान लीजिए कि उस कृषि अगर मैं करती हूँ तो उससे जितने भी कृषि के जो फायदे होंगे उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि मैं उस ऋण से उस जमीन को मुक्त ना कर लूँ। तो मुझे उनके लाभों से यानी उस जमीन से जितने भी फायदे होंगे उससे मुझे क्या होगा, वंचित रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि मैं उस ऋण से उस जमीन को उस कर्ज से मुक्त ना करा लूँ तब तक। तो यही है, इसे ही कहा जाता है भूगत बंध बंधक। नेक्स्ट आता है जोत। जोत क्या है? तो रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड। ये जोत क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो जमीन जो उसने भू को धारण किया है, तो किसी रैयत के द्वारा क्या है, धारित एक या अनेक भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा। एक कोई भी जमीन अगर है वो मेरे पास है तो वो जो जमीन है उसे जोत कहा जाएगा। यानी कोई भी अगर रैयत है उसके पास अगर जमीन का टुकड़ा है, एक है तो एक जोत होगा, अनेक है तो अनेक जोत होंगे। यानी कि जमीन का टुकड़ा अगर कोई रैयत धारण करता है तो उसे जोत कहा जाता है। कोड़कर या कोड़कर ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार की गई हो। ये जो कोड़कर है ये क्या है? ऐसी जंगली या बंजर भूमि है जो किसी भूस्वामी के द्वारा, के सिर्फ भूस्वामी ही नहीं उसके अतिरिक्त भी
जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो। यानी भूस्वामी कोई और है, लेकिन किसी और ने उसे अपने लिए, अपनी कृषि के लिए उसे बनाया है, कोड़कर उसे तैयार किया है, उस भूमि को कोड़कर कृषि के लिए तैयार किया है, तो इसे कहा जाता है कोड़कर या कोरकर। नेक्स्ट है भूस्वामी, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी भूमि दी हो। अब यहाँ पे आता है भूस्वामी। भूस्वामी कौन होगा? तो ये वह व्यक्ति होगा जिसने अपनी जमीन किसी को दी हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ भूस्वामी, एक्चुअली में भूस्वामी यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो चूंकि मान लीजिए कि मैंने एक जमीन धारण किया है, मैंने एक जमीन ली है, लेकिन यहाँ आप देखते होंगे कि जितने भी लोग जमीन लेते हैं वो जमीन किससे खरीदते हैं? तो वो सरकार से जमीन खरीदते हैं। तो हम लोग अपना लगान किसे चुकाते हैं? जमीन का टैक्स कहाँ भरते हैं? तो वो सरकार के खाते में जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्चुअली में जो जमीन है उसका भूस्वामी कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे सरकार जो है वो भूस्वामी होगी। यानी जमीन खरीदने वाला नहीं, बल्कि जिसने जमीन दी है वो हो जाएगा भूस्वामी। मैंने अपनी जमीन किसी को दी है और उसके बदले वो मुझे उसका टैक्स पे करता है, तो वो मैं यहाँ पे उस जमीन की भूस्वामी हो जाऊंगी। और इसे हम सरकार के तहत समझ सकते हैं कि सरकार के पास जमीन है, हम लोगों को जमीन अगर खरीदनी होती है, चाहे हम उस जमीन का यूज कैसे भी करें, चाहे उस पर खेती करें, उस पर घर बनाएं, उस पर स्कूल बनाएं, यानी किसी भी तरह का यूज, तो वो जो भूमि है वो यूज तो मैं कर रही हूँ, मैंने उसे खरीदा जरूर है, लेकिन मैं उसका लगान या उसका टैक्स चुकाती हूँ किसे? तो सरकार को। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे भूस्वामी कौन होगा? तो सरकार जो है वो भूस्वामी होगी। नेक्स्ट है काश्तकार। काश्तकार क्या होता है? तो वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो। काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत तथा खुटकट्टीदार तीनों को शामिल किया गया है। अब यहाँ काश्तकार क्या होता है? तो यह वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो। यानी कि अगर मैंने एक जमीन धारण किया है तो किसके अधीन किया है? तो सरकार के अधीन भूमि धारण किया है, तो मुझे काश्तकार कहा जा सकता है। यानी काश्तकार जो है उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तो काश्तकार जो है उसमें भूधारक यानी भूमि को धारण करने वाला, साथ ही रैयत और खुटकट्टीदार, इन तीनों को शामिल किया जाता है। यानी जो किसी के जमीन के अधीन भूमि को धारण करता है और उसका लगान देता है, यानी लगान पे करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काश्तकार। नेक्स्ट है लगान। रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु। अब यहाँ लगान क्या है? तो लगान को आप ऐसे भी समझते होंगे, क्योंकि ये क्या है कि अगर हम लोगों ने किसी के अधीन, मैंने एक जमीन धारण की है और उस पर मैं कृषि करती हूँ, तो मुझे, जिससे मैंने जमीन धारण की है, उसे उसका टैक्स मुझे चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत शुरू से ही चलता आ रहा है कि भूस्वामी जो कृषक होते थे वे लोग अगर खेत किसी से खरीदते थे, खरीदना नहीं बल्कि किसी से अगर लेते थे, तो उसका लगान जो है वो जमींदारों को पे करते थे। इस तरह से अभी अगर हम लोग जमीन खरीदते हैं, अगर हम लोग सरकार से जमीन खरीदते हैं, भले ही वो हम लोगों ने खरीदा हो, लेकिन हमें क्या है, लाइफ टाइम जो है इसका टैक्स जो है वो सरकार को भरना पड़ता है। तो ये जो टैक्स हम लोग देते हैं, इस टैक्स को ही लगान कहा जाता है। वही इसमें बताया गया है कि रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग, चाहे वो उपयोग जो भी हो या अधिभोग, उपयोग हो या अधिभोग हो, उसके लिए भूस्वामी को धन या वस्तु दी जाती। उस समय के अनुसार पहले वस्तु के द्वारा अगर खेती लोग किसान करते थे तो उस खेती से जो उपज होता था उसका ही कुछ हिस्सा जो है वो अपने भूस्वामी को देते थे। तो इस तरह से जो देने का सिलसिला है, ये जो देने वाली चीज है, चाहे वो धन हो या वो वस्तु हो, इसे ही लगान कहा जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे के जो कुछ शब्द हैं उसकी परिभाषाएं भी जान लेते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। जो कुछ और शब्द बच गए हैं उनकी परिभाषाओं को जानते हैं कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है या किसे कहा जाता है। तो इसमें है मुंडारी खुटकट्टी दारी काश्तकारी। ये जो मुंडारी खुटकट्टी दारी काश्तकारी है, इसका अर्थ होता है मुंडारी खुटकट्टीदार का हित। यानी जो मुंडारी खुटकट्टीदार है, जो मुंडा लोग जिन्होंने जंगलों को साफ करके खेती योग्य जमीन बनाया और एक खुट बसाया, तो वो जो व्यवस्था थी उसे मुंडारी खुटकट्टीदार खुटकट्टी कहा जाता है। और इसमें जो शामिल है उसे मुंडारी खुटकट्टीदार कहा जाता है। इनका जो हित है उसे ही मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी कहा जाता है। यानी उनके द्वारा जो जमीनें बनाई गई, उनकी जो जमीनें थी जिससे कि उनका जीवन यापन होता है, उसे ही मुंडारी खुटकट्टीदार का हित कहा जाता है। फिर है भूधृति, भूधारक का हित। इसके अंतर्गत मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी नहीं आती है। ये जो भूधृति है, भूधृति क्या है? तो ये एक समय काल है, एक टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत भूमि धारण किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। यानी कितने समय के लिए वो धारित है। और फिर इसके अंतर्गत क्या है कि जो मुंडारी खुटकट्टीदारी है, यानी जिन मुंडाओं ने जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य अपने जीवन यापन के लिए तैयार किया है, वो जो व्यवस्था है वो इस भूधृति के अंतर्गत नहीं आता है। फिर स्थायी भूधृति। स्थायी भूधृति क्या है? तो यह वह भूधृति है जो वंशगत है। यानी कि अगर मैंने एक भू धारण किया है, मैं एक भूधारक हूँ, मैं इसका लगान पे करती हूँ भूस्वामी को, तो मेरे बाद मेरे जो वंशज होंगे वो जो भूधृति उनकी हो जाएगी। यानी कि ये जो समय मेरा चल रहा था किसी जमीन से जुड़ा हुआ, अब मेरे बाद मेरे जो वंशज हैं, मेरे जो बच्चे हैं, ये उनका हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है स्थायी भूधृति। यानी एक के बाद अगली पीढ़ी को वो ट्रांसफर होता जाता है। ये वंशगत है। स्थायी भूधृति क्या है? ये वंशगत है। यानी पहले माता पिता का, उसके बाद उसके बच्चों का। जैसे माता पिता लगान जो है वो या टैक्स देते हैं, उसी तरह उसके बच्चे भी हैं, वो उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो इसे कहा जाता है स्थायी भूधृति। अब है पुनर्ग्राह्य भूधृति। ये पुनर्ग्राह्य भूधृति क्या है? तो वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर, रैयत के निधन होने पर पुनः भूस्वामी को वापस हो जाएगा। यानी ये वो भूधृति है जो परिवार में अगर नर वारिस नहीं है, जिसके यहाँ जो नर वारिस अगर नहीं है, तो वो जो जमीन है, वो जमीन का जो टुकड़ा है, वो जो भूधृति है, वो क्या हो जाएगा? वो जो है जब रैयत का निधन हो जाता है तो उसके बाद वह पुनः कहाँ जाता है? तो वो फिर पुनः उसके भूस्वामी के पास रिटर्न हो जाता है। यानी कि अगर कोई किसी का कोई भूधृति है और उसका कोई नर वारिस नहीं है, तो उसके बाद, उसके निधन के बाद, उससे जिसने ये भूधृति धारण की थी, वो भूधृति फिर उसके पास ट्रांसफर हो, यानी कि उस स्वामी के पास जिससे उसने धारण की थी, वो उसके पास वापस हो जाती है, उसके पास कम बैक हो जाता है, यानी भूस्वामी के पास चला जाता है। फिर एक ग्राम मुखिया। तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये क्या होगा, इसका मीनिंग। तो किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे कहीं मानकी कहा जाए, कहीं मांझी कहा जाए, या किसी और अन्य नाम से जाना जाता हो, यानी किसी गांव का मुखिया या ग्राम समूह का मुखिया ये होता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए। वो मानकी भी हो सकता है, मांझी भी हो सकता है, यानी कि जनजातियों के हिसाब से इसके अलग अलग या अलग अलग समूहों के हिसाब से इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। फिर स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो ये जमींदारी प्रथा जो है, जो जमींदारी सिस्टम लागू हुआ था, यही स्थायी बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भूमि बंदोबस्त किया गया था, उसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। और इसमें क्या था कि राजा और प्रजा, पहले जो शुरुआती समय था उस समय राजा की जमीन होती थी, प्रजा उस पर काम करती थी और उससे जो उपज होता था उसी का कुछ भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। ये सिस्टम चलता था। लेकिन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त का एक ये बंदोबस्त किया गया, जिसके अंतर्गत राजा और प्रजा के बीच में जमींदार को ला खड़ा कर दिया गया। तो ये जो सिस्टम था
उसे ही जमींदारी सिस्टम कहा गया, सॉरी स्थायी बंदोबस्त कहा गया, जो 1793 ईस्वी में कहाँ पे लगा था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है डिक्री। डिक्री क्या होता है? तो सिविल न्यायालय का आदेश, किसी भूमि से संबंधित, वो भूमि किसकी है, अगर दो गुटों में किसी भूमि को लेके विवाद होता है और ये केस के रूप में जब न्यायालय में चला जाता है, तो जो सिविल न्यायालय इसका जो आदेश देती है उसे ही डिक्री कहा जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कठिन शब्दों से संबंधित, जो कि CNT एक्ट में हमें पढ़ने हैं। तो पहले हमने इनकी परिभाषाओं को जान लिया, अब हम आगे जब अन्य अध्याय इसके पढ़ेंगे तब हम इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पे देखेंगे। इसी वजह से इनकी जो परिभाषाएं हैं हमें पहले ही बता दी गई थी। किसके, कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा 3 के अंतर्गत। तो आज हमने जाना धारा 1, धारा 2 और धारा 3। धारा ये किसमें है? तो ये अध्याय, आज हमने अध्याय 1 को जाना। 19 अध्यायों में से आज हमने अध्याय 1 को जाना, जिसमें 1 से लेके 3 धाराएं हैं। और पहली धारा थी इसके संक्षिप्त नाम, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और इसका प्रसार, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में इसका प्रसार होगा, ये हमने जाना। 2 में था निरसन, यानी जो पहले के नियम कानून थे उसे निरसित किया जाता है, ये सॉरी। और धारा 3 में क्या है? तो धारा 3 में थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके सेकंड अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।